नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारी खास पेशकश 22 का अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उत्तर प्रदेश में सियासत हर रोज तेज हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले जोड़-तोड़ का खेल जारी है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दस्तक देकर के सियासी खेल में और ज्यादा गर्माहट ला दी है। पीएम मोदी जब कुशीनगर पहुंचे तो इतना तय था कि बुद्ध की धरती से प्रधानमंत्री मोदी शांति का संदेश तो देंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल को सौगात के साथ साथ इस पावन धरती से चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ पीएम मोदी ने विरोधियों को निशाने पर लिया। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में थे तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मुसीबतें बढ़ रही थी। दोनों ही पार्टियों से दिग्गज नेताओं का मोह भंग हो रहा है। दोनों ही पार्टी से बड़े बड़े चेहरे निकलकर साइकिल पर सवार हो रहे हैं। यूपी की सियासत में जोड़ तोड़ की आखिरकार कहानी क्या है, ये बताएंगे अपने आप को इस खास कार्यक्रम 22 का अग्निपथ में। तो चलिए 22 के अग्निपथ की शुरुआत आज करते हैं कुशीनगर से। कुशीनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल वासियों को कई सौगात दी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री ने यह बताया कि कैसे आखिरकार बुद्ध हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सरकार पूर्वांचल और विकसित को और ज्यादा विकसित करने के लिए लगी हुई है। उन्होंने साफ किया कि पूर्वांचल में केंद्र और राज्य के एजेंडे पर 2022 में विकास के सहारे ही बीजेपी चुनावी रणक्षेत्र में उतरने जा रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। यूपी पर पीएम मोदी की नजर, बुद्धम शरणम गच्छामि की डगर, बुद्ध की धरती को बड़ी सौगात। पूर्वांचल में इंटरनेशनल टेक ऑफ की शुरुआत। आजादी के बाद से ही पिछड़ेपन का दंश झेल रहा पूर्वांचल अब तेजी से बदल रहा है। अब इस क्षेत्र को धीरे धीरे विश्व पटल पर पहचान मिलने लगी है। 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आते ही पूर्वांचल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया और तेजी से विकास का पहिया घुमाया गया। इसी का नतीजा है कि अब पूर्वांचल में विकास देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल वासियों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है। वैसे तो प्रधानमंत्री ने कुशीनगर को कई सौगातें दी, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस एयरपोर्ट को बनने में पिछली सरकारों ने भी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन 2017 में योगी सरकार ने सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए इस एयरपोर्ट के काम को आगे बढ़ाया और आज उसी का नतीजा है कि पूर्वांचल के सुदूर क्षेत्र में भी इंटरनेशनल आवाजाही आसान सी हो गई है और खासकर बुद्ध के अनुयायियों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। कुशीनगर को सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सौगातें दी। 281 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 180.66 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है।
लेकिन इन सब विकास परियोजनाओं के इतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने के कारण कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग ही पहचान मिलने जा रही है। एयरपोर्ट की खासियत 260 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। एयरपोर्ट 3600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। प्रदेश के सबसे बड़े रनवे हैं। इस एयरपोर्ट की खासियत 300 यात्रियों के आने जाने की नए टर्मिनल से सुविधा होगी। बौद्ध अनुयायियों को कुशीनगर आने में सहूलियत होगी। कुशीनगर एयरपोर्ट पर बने रनवे की क्षमता 8 फ्लाइंग प्रति घंटा है। एक साथ 4 फ्लाइट लैंड कर सकती हैं और 4 फ्लाइट टेक ऑफ भी कर सकती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ पीएम मोदी ने इसी ओर इशारा किया कि सरकार के एजेंडे पर अब पूर्वांचल है और सरकार पूर्वांचल पर विशेष ध्यान देने जा रही है। पीएम मोदी के इस बयान को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही सरकार सभी वादे को पूरा कर लेना चाहती है। साथियों, जब मूल सुविधाएं मिलती है तो बड़े सपने देखने का हौसला और सपनों को पूरा करने का जज्बा पैदा होता है। जो बेघर है, झुग्गी में है, जब उसको पक्का घर मिले, जब घर में शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, नल से जल आए, तो गरीब का आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। अब ये सुविधाएं तेजी से गरीब तक पहुंच रही है। कुशीनगर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि वे राम मनोहर लोहिया की समाजवाद की विचारधारा से काफी दूर हो गए हैं और परिवारवाद के रास्ते पर आ गए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के राज में माफिया अब माफी मांग रहे हैं। भाइयों और बहनों, बीते 4.5 साल में यूपी में कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। कुशीनगर की धरती से जहां पीएम मोदी ने शांति का संदेश दिया, वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पूर्वांचल पर केंद्र और राज्य सरकार के एजेंडे पर है और साथ साथ उन्होंने यहाँ चुनावी मुद्दा भी सेट कर दिया है। उन्होंने इशारों में ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में अब जाति और धर्म के दिन लद गए हैं। अगर किसी जनता के दिल में जगह बनानी है तो उसे विकास के एजेंडे पर काम करना होगा और इसी एजेंडे से आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं एक तरफ मायावती दलितों और स्वर्णों के सहारे यूपी में फिर से सत्ता पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बीच मायावती के सामने कई मुसीबतें हैं, क्योंकि सवर्णों को साधने में बीएसपी से मुस्लिम नेताओं का मोह भंग हो रहा है। कई बड़े मुस्लिम चेहरे मायावती के हाथी से उतर करके साइकिल पर सवार होते हुए देखे जा रहे हैं। हालात अब ये हो गए हैं कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के पास कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है जिसके सहारे पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को साध सके।
आखिरकार क्यों मुस्लिम नेताओं का मायावती को छोड़कर के अलग अलग पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला चलता रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में लगे हैं, तो नेता अपने सियासी भविष्य के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाशने में जुट गए हैं। सूबे में बढ़ती चुनावी सरगर्मियों के बीच आयाराम और गयाराम का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। यूपी के मौजूदा सियासी माहौल में मायावती से मुस्लिम नेताओं का मोहभंग तेजी से हो रहा है और वो बसपा का साथ छोड़कर सपा और दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो तमाम बड़े मुस्लिम नेता बसपा के हाथी से उतरकर सपा की साइकिल पर सवार हो रहे हैं या फिर आरएलडी में एंट्री कर रहे हैं। सियासी संकटों और अपने राजनीतिक आधार को बचाने की जद्दोजहद से जूझ रही बीएसपी प्रमुख मायावती को रविवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरनगर जिले के कद्दावर मुस्लिम नेता और पूर्व सांसद कादिर राणा ने बीएसपी छोड़ अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कादिर राणा के बसपा छोड़ने के साथ ही पार्टी के पास जिले में कद्दावर मुस्लिम चेहरों से पूरी तरह से कमी हो गई है। बसपा के ऐसे ही सियासी हालात बिजनौर और हापुड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के हैं, जहां मुस्लिम नेताओं का बीएसपी से मुंह भंग हुआ है और उन्होंने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। मिशन 2022 की फतेह के लिए जहां सारी पार्टियां अपने अपने मोर्चे को सख्त कर रही हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आलम यह है कि सोशल इंजीनियरिंग के सहारे मिशन 2022 में सत्ता वापसी की कोशिश करने वाली बहुजन समाज पार्टी के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है। कादिर राणा जा चुके हैं और यही अब एक बड़ा संकट बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम चेहरा बीएसपी के पास नहीं होगा तो वे मिशन 2022 को कैसे फतेह करेंगे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बड़ा अहम हो जाता है और बिना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोई भी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होता, या यूं कह लीजिए सरकार बनाना आसान नहीं होता। तो ऐसे में देखना ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी क्या रणनीति बनाती है और साथ में ये भी देखना होगा कि इस मुश्किल से निकलने के लिए किस तरीके से कोशिश करती है बहुजन समाज पार्टी। सपा से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले कादिर राणा 1993 में चुनाव हारने के बावजूद कुछ महीने बाद ही पार्टी टिकट पर एमएलसी चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने सियासत में मुड़कर कभी नहीं देखा। आरएलडी के टिकट पर विधायक और फिर बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन 2013 मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगों के बाद बदले हालात में उनके लिए जगह बनाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में अब बसपा छोड़कर उन्होंने सपा में घर वापसी कर ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए क्या मुसीबत है? मुजफ्फरनगर में बसपा के पास एक भी बड़ा मुस्लिम नेता नहीं बचा है। कादिर राणा से पहले 10 दिन पहले उनके छोटे भाई पूर्व विधायक नूर सलीम राणा ने बसपा को अलविदा कहकर आरएलडी का दामन थाम लिया था। मीरापुर से बसपा विधायक रहे मौलाना जमील अहमद कासमी भी आरएलडी में जा चुके हैं। पूर्व विधायक नवाजिश आलम और उनके पिता व पूर्व सांसद अमीर आलम पहले ही बसपा को अलविदा कह चुके हैं। सहारनपुर में बसपा के दिग्गज नेता रहे माजिद अली भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। बिजनौर में पूर्व विधायक शेख सुलेमान बसपा से सपा में शामिल हो चुके हैं। सपा से 2 बार के विधायक रहे शेख मोहम्मद गाजी भी हाथी से उतरकर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हापुड़ जिले से विधायक असलम चौधरी का भी बसपा से मोहभंग हो चुका है और वो सपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से पूर्व विधायक जाकिर अली भी बसपा से सपा में शामिल हो गए हैं। हाथी की सवारी करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम नेताओं ने राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जो शायद किसी और राजनीतिक पार्टी में उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन बदले दौर में इन मुस्लिम नेताओं ने हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल की सवारी करना ज्यादा मुफीद समझा। राजनीतिक पंडितों की माने तो मुस्लिमों का बसपा से मोह भंग होना कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए खतरे की घंटी है, जबकि इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है।
देखने वाली बात यह होगी कि पूर्व बसपा सांसद कादी राणा से शुरू हुआ समाजवादी पार्टी में जाने का सिलसिला आखिर कहां जाकर थमेगा और आखिर चुनाव के वक्त बसपा के पास वो कौन से मुस्लिम चेहरे बचेंगे जिनको वो स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतार पाएगी। दरअसल 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा का सियासी ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुला था और 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए महज 19 सीटें ही जीत सकी थी। लेकिन उसके बाद से ये आंकड़ा घटता ही जा रहा है। बसपा के साथ 7 विधायक ही बचे हैं और बाकी विधायक बागी हो गए हैं। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुस्लिम चेहरों का मोहभंग होना मायावती के आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि 2022 चुनाव के लिए मायावती एक खास समीकरण पर काम कर रही हैं, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक का खास योगदान रहने वाला है। लेकिन बसपा के बड़े चेहरों का दूसरे दलों में जाने से तो ऐसा ही लगता है कि मायावती फिर से कहीं सत्ता की सल्तनत से दूर न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच कांग्रेस को भी झटके पर झटके लग रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी का ये ऐलान कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने जा रही है, वहीं कांग्रेस को कई दिग्गज अलविदा कह चुके हैं। वो कांग्रेस में सिर्फ यूपी में ही, अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस से कई दिग्गज नेता नाराज चल रहे हैं। जहां पर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग पार्टी बना ली है, तो वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खींचतान इस वक्त भी जारी है। लेकिन यूपी इस वक्त कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या यूपी में दिग्गजों का साथ छोड़ना कांग्रेस के लिए मुसीबत है? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक ओर जहां फिर से सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी है, तो दूसरी ओर उसे झटके पे झटके लग रहे हैं। पार्टी को नया झटका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां पूर्व सांसद और प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार समिति के सदस्य हरेंद्र मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हरेंद्र मलिक ने इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कहा कि वो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने भी पार्टी छोड़ दी। पूर्व विधायक पंकज मलिक हरेंद्र मलिक के बेटे हैं। खबरों की माने तो दोनों पिता पुत्र समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक बड़े ऐलान करने में जुटी थी, तो दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का किला टूट रहा था। उत्तर प्रदेश में जहां प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, तो वहां कुछ नाराज जो नेता है वो लगातार इस्तीफे का दौर उनका जारी है। और इसी क्रम में अगर बात की जाए तो राजस्थान, पंजाब और अब उत्तर प्रदेश जिस तरह से लगातार इस्तीफे का दौर जारी है, वहां लगता है कि किस तरह से आने वाले जो दिन है, जो लोकसभा चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है, जो पार्टी को स्टैंड करने वाली बात है, किस तरह से कांग्रेस अपने आप को प्रदेश में नहीं देश में किस तरह से खड़ा कर पाएगी। लगातार जिस तरह से मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में पंकज मलिक जो पूर्व विधायक शामली से है, उनके पिता सांसद हरेंद्र मलिक ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा दे दिया है। अब आने वाला जो इतिहास मुजफ्फरनगर का हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक का है, वो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से कांग्रेस अपने आप को उनके इस्तीफा देने के बाद किस तरह से स्टैंड कर पाती है। सोमवार को प्रियंका गांधी के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया। उधर कुछ घंटे बाद मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के बड़े नेता हरेंद्र मलिक ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी नारी शक्ति को पार्टी में सशक्त करने में लगी हुई हैं, वहीं कांग्रेस को दिग्गजों का अलविदा कहना आगे कांग्रेस के लिए मुसीबत हो सकता है।
हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। हरेंद्र मलिक के पार्टी छोड़ने की चर्चा इसलिए कुछ दिनों से चल रही थी और कांग्रेस नेतृत्व को भी इस बात का आभास था। वजह साफ है कि 2022 चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मुकाबला करती नहीं दिख रही और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी का गठबंधन बेहद मजबूत होता जा रहा है। तो फिलहाल आगामी चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी जद्दोजहद में हैं, लेकिन जनता आखिरकार किसे चुनेगी ये जनता ही तय करेगी। नमस्कार।